नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज की स्टोरी एसडीएम पोस्ट पर मेरी पत्नी की कहानी पार्ट 1 हमारा पहले हो चुका है। जिसने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। आज पार्ट 2। कभी मुश्किलों से लड़ना तो कभी खुद को वातावरण के अनुसार ढालना सिखाती है। मैं भी इंसान के बने सामाजिक परिवेश में खुद को ढाल लिया था। बगैर किसी बात के मुस्कुराना और हंसना सीख लिया था। बगैर मन के लोगों के बीच में खुद को व्यस्त रखना और घुल मिल जाना अपने आप सीख चुका था। पायल से अलग हुए आज 20 साल हो गए। इन 20 सालों में हमने जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि पायल की तस्वीर से बातें करते करते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। जिंदगी के इस पड़ाव पर हर कदम पर खुद को मजबूत पाया। पायल का मेरी ज़िंदगी से जाना मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैं कतरा कतरा भी कर चुका हूँ, मगर कब तक मैं ऐसा दुख भरा और हताश भरा जीवन जीता। क्या मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म होने वाली थी? नहीं नहीं, ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। आखिर जीवन मेरा है, मुझे इसे जीना है। खुद को मैंने समझा के बीच खुद के कमरे में सबके बीच खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वही आज मैं टाइम से सुबह उठने के बाद जॉगिंग करना, योगा करना और लौटते वक्त मंदिर जाना मेरी रोज़ की दिनचर्या में शामिल था। खुद ही सुबह का नाश्ता तैयार करना और फिर टाइम से ऑफिस जाना। इधर बीच मैंने एक पार्ट टाइम शॉप लिया था जो कि रेंट पे था। ऐसा स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चलाना। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटता तो अपनी कोचिंग चलाता था। वहाँ 2 घंटे पढ़ाता था और स्टूडेंट के बीच खुद को व्यस्त रखता था। मैंने अपनी कोचिंग का नाम PRG स्टडी पॉइंट रखा था, जिससे मैं पिछले 3 सालों से विभिन्न विभागों से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं और बहुत कम समय में हमारी कोचिंग फेमस हो गई। यहाँ पैसे की कोई बात नहीं थी। जो भी स्टूडेंट यहाँ स्टडी करने आता उसे एक एग्री था कि उसका सिलेक्शन होने के बाद जब वह नौकरी करने लगेगा तो अपनी सैलरी का 10% प्रति माह कोचिंग के परिचालन हेतु 5 वर्ष तक देगा। और स्टूडेंट आसानी से मान जाते थे क्योंकि पहले उनसे कोई फीस नहीं ली जाती थी। शुरू में आसपास के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले छात्र छात्रा, परंतु बाद में सभी वर्गों से स्टूडेंट आने लगे थे। इस तरह से मेरी कोचिंग चलने की थी। मेरी कोचिंग में मेरे सिवाय 2 और टीचर थे। एक मैथ की टीचर मिस मीना और दूसरे इंग्लिश के टीचर अमन सिंह। इन सब के बीच एक शांति थी जो कोचिंग की साफ सफाई की व्यवस्था देखती थी। सच कहूँ तो शांति को मैंने कभी स्टाफ की नज़र से देखा ही नहीं, बल्कि उन्हें हम सब अपना अभिभावक मानते थे। और शांति काकी ने भी कभी खुद को स्टाफ नहीं समझा। वह हमेशा हम सबको अच्छी बातें ही बताया करती थी, बिल्कुल अभिभावक की तरह। एक दिन कोचिंग के कार्यालय में बैठा इतिहास के कुछ तारीखों को अंडरलाइन कर रहा था। तभी शांति की आवाज़ आई, बेटा कोई आपसे मिलने आया। ठीक है काकी, भेज दीजिए। मैं फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। एक्सक्यूज मी सर, किसी लड़के की आवाज़ थी। मैंने सर उठा के देखा तो एक 20-21 साल का नवयुवक, जिसके लंबे घने बाल, आकर्षक चेहरा, एक हल्का सा बैग लिए दरवाजे पर खड़ा। ओह यस प्लीज़ कम मैम, मैंने कहा था। उसने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला। जी क्या बात है? मैंने पूछा। उसने, सर मेरा नाम उमेश है, मुझे भी कोचिंग करना है। सर मैं UPSC का फाउंडेशन कोर्स तैयार किया हुआ है, बस सही मार्गदर्शन के साथ आपका आशीर्वाद चाहिए। उसने एक साथ में कह डाला। हाँ तो बिल्कुल करिए, यहाँ के रूल्स तो आपको पता ही होगा, मैंने उससे कहा। जी सर। फिर मैंने उसे पूरा रूल समझाया और नेक्स्ट वीक शुरू होने वाले नए बैच में एडमिशन कर लिया। अच्छा सर प्रणाम, अब मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा, करते हुए वह मेरे पैरों को झुक कर छू लिया। फिर अनायासी मेरा दायां हाथ उसके सर पर उठा। आमतौर पर आज के युग में ऐसा नहीं होता। आज के युग में बच्चों को संस्कार की पाठशाला समझ नहीं आती। आधुनिक युग में छात्र अपने नैतिक कर्तव्यों को भी भूलता जा रहा है।
मगर इस लड़के से मिलकर ऐसा लगा कि अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीक का जब नया बैच स्टार्ट हुआ तो पहली क्लास मेरी ही थी। पीआरजी स्टडी पॉइंट में हिस्ट्री की प्रॉपर क्लास में क्योंकि शुरू से ही लेट आया हूँ, क्योंकि नया बैच होता है तो पहले यह क्लास स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है और स्टूडेंट के सपनों और तैयारी के बीच का अंतर। उस दिन हिस्ट्री की पहली क्लास जब मैं बारी बारी से सबका इंट्रो लिया तो यह मालूम हुआ कि जिनके पारिवारिक इतिहास में कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, ऐसे में उन्हें सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। वही कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके यहाँ 1 या 2 सरकारी नौकरी थी, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं थी कि वह अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सके। ऐसे में केवल कोचिंग सुस्तानी ऐसी होती है जहाँ स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान होता है। उमेश बहुत ही निडर और साहसिक युवक था। वह जितना मिलनसार था उतना ही अपने लक्ष्य के पास सजग भी था। 3 घंटे की क्लास में मैंने कभी उमेश को फालतू की बकबक करते नहीं देखा था। सारे क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसका सर्वर मेरे कार्यालय में था। मैं वहीं से सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स की गतिविधियां देखा था। यूपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका था। स्टूडेंट की तैयारी गहरी हो चुकी थी और इसी दौरान मेरी तबीयत खराब हो चुकी। मुझे बुखार आ गया था। स्टूडेंट को पढ़ने के लिए मैं खुद भी रात रात जग कर पढ़ता था। पिछले 3 दिन से मैं कोचिंग की जिम्मेदारी मीना मैम को सौंप दी थी। शांति काके को सब कुछ समझा दिया था, पर कोई अननोन नंबर था। मेरे पास फ़ोन आया। मैंने फ़ोन पिकअप किया तो उधर से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। सर, मैं उमेश बोल रहा हूँ, कैसी तबीयत है आपकी? अरे उमेश की आवाज़ सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। सर, मैं आपके घर आ रहा हूँ। अभी इससे पहले कि मैं उसे कुछ कह पाता, उसने फ़ोन काट दिया। अगले 1 घंटे बाद उमेश मेरे कमरे पर आया, हाथ में एक बड़ी सी टिफ़िन और फ्रूट्स। अरे उमेश, इन सब की क्या ज़रूरत थी? मैं आश्चर्य से कहा। कुछ नहीं सर, आपकी तबीयत जब तक ख़राब है मैं यहीं रहूँगा, आपका ख्याल रखूँगा। वह जिद पर चढ़ गया। मैं ना चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। अब उमेश मुझे रोज़ ऑफिस से पिकअप करके कोचिंग छोड़ता और खुद कोचिंग पढ़ता। शाम को मुझे मेरे रूम पर छोड़ता और फिर 1 घंटे बाद मेरे लिए खाना लेकर आता। अगले महीने यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम होने वाला था और रोहन मेरी देख रेख में व्यस्त था। ऐसे में वह ठीक से अपने स्टडी नहीं कर पा रहा था। मैं जल्दी जल्दी से ठीक होना चाहता था और हुआ भी ऐसा ही। बिल्कुल ठीक हो चुका था, मगर उमेश का मेरे ठीक होने के बाद भी मुझे वैसे ही वह ऑफिस से पिकअप करता और कोचिंग छोड़ना, खुद कोचिंग पढ़ना, फिर मुझे रूम पर छोड़ना। उमेश मेरे बीच अनजान सही मगर बहुत गहरा रिश्ता बन चुका था। मेरी ज़िंदगी तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। वह उमेश के आने के बाद एक नई ऊर्जा से भर गई थी। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। कुछ पुराने छूटे तो कुछ नए मिल गए। यह ज़िंदगी का कड़वा सच भी है। ज़िंदगी की स्पीड अपने आप पर रहती है और इंसान इस दौड़ में कहाँ तक दौड़ता है यह समय पर निर्भर करता है। उमेश यूपीएससी प्री और मेंस दोनों में अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर लिया था। इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी। उमेश के साथ कोचिंग के कई लड़के और लड़कियां भी थे जिनका उमेश के साथ साथ तैयारी कर रहे थे। मैंने यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू करवाया, जहां रोज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों पर भी डिस्कस करते थे और इस तरह सबकी तैयारी भी अच्छी हो जाती थी। सुबह सुबह सब इंटरव्यू के लिए उमेश तैयार हुआ तो मेरे रूम पर आया। मैंने रोज़ की तरह मेरे चरण छुए तो मेरा मन गदगद हो गया। मन से ढेरों आशीर्वाद निकले। उस दिन उमेश के साथ मैं खुद भी गया। जब तक उसका इंटरव्यू नहीं हो गया मैं बाहर ही बैठा रहा। 4 बजे उमेश का इंटरव्यू जब ख़त्म हुआ तो वह बाहर आया। आते ही वह मुस्कुराकर बोला कि बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। उसके चेहरे की रौनक देखकर मुझे पायल की याद आ गई। मुझे अच्छे से याद है जब पायल यूपीएससी का इंटरव्यू देकर बाहर निकली थी तो ऐसे ही खुश होकर उसने मुझसे यही कहा, क्या सोच रहे हो आप? मुझे सोच में डूबा हुआ देखकर उमेश बोल पड़ा, नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं हड़बड़ाकर जवाब दिया,
जिस दिन उमेश का रिज़ल्ट आना था उस दिन सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, केवल सुबह की चाय उमेश के साथ किया था। बस बरामदे में चहलकदमी करता रहा। जाने क्यों बहुत बेचैनी हो रही थी। ऐसा पायल के रिज़ल्ट आने के दिन हो रहा था। शाम को जब रिजल्ट आया तो उमेश को वीडियो का पद मिला। देखकर मन खुशी से झूम उठा। मैं खुशी से उमेश को गले लगा लिया, वैसे ही जैसे रिजल्ट आने के बाद पायल को गले से लगाया। उमेश की ज्वाइनिंग के पहले उमेश एक शानदार पार्टी का आयोजन किया और पीआरजे स्टडी पॉइंट के सभी स्टूडेंट के साथ साथ मुझे भी इनवाइट किया। शाम को उमेश की कई बार कॉल आ चुकी थी। वह बार बार फ़ोन करके पता कर रहा था कि मैं कहाँ पहुँचा। शाम को 7 बजे उमेश के बताए पते पर पहुँच गया। काफ़ी आलीशान मकान था, परंतु उमेश के आव भाव देखने से कभी नहीं लगा कि वह अमीर बाप की औलाद है। मगर वहाँ पार्टी जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। अंधेरा ही छाया रहा, ना कोई लाइट ना कोई सजावट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ। मैं कोचिंग के 1-2 स्टूडेंट को भी फ़ोन लगाया मगर सभी का फ़ोन ऑफ था। मैंने फिर उमेश को फ़ोन लगाया मगर उमेश का फ़ोन भी ऑफ जा रहा था। अब मैं क्या करता। कुछ देर असमंजस की स्थिति में मैं वहीं खड़ा रहा। फिर कुछ सोचकर मैंने उस मकान के गेट को अंदर की तरफ धकेला तो गेट अंदर की तरफ खुल गया और अचानक से उस घर की सैकड़ों रंगीन लाइटें जगमगा उठी। तभी एक साथ कई सारी आवाज़ें में हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं सबको देखता रहा और फिर से मुस्कुरा उठा। मेरा उस दिन जन्मदिन था। पायल के जाने के बाद फिर कभी मेरा जन्मदिन मुझे याद ही नहीं आया। यह मेरी कोचिंग के सभी स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरा बर्थडे मनाया था। मैंने सबको थैंक यू बोला और उमेश को खोजने लगा। इतने में मुझे किसी जानी पहचानी आवाज़ ने पुकारा। मैंने पीछे देखा, पायल खड़ी थी, उसके पीछे उमेश, आंखों में आंसू लिए। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वही पायल जो आज से 24 साल पहले मुझे रोता छोड़ गई थी, वही पायल जो मेरी ज़िंदगी थी, जिसने मुझे अपने सिवा कुछ और देखने का मौका नहीं दिया। ज़िंदगी के 50 के ऊपर आ चुका था। पिछली बातें सोचकर आंखें भर आई, गला रुंध सा गया। पायल जो कभी बहुत खूबसूरत थी, आज वह 50 साल के उस पड़ाव पर खड़ी थी जहां उसने अपने हसीन 24 साल ऐसे ही गंवा दिए। पायल मुझे देख रोने लगी। मैं यह सब देखकर बर्फ़ सा जम गया और फिर आगे बढ़कर मैंने भी पायल को अपनी बाहों में भर लिया। आखिरकार मैं कब तक खुद को मजबूत रखने का ढोंग करता और फिर टूटकर फक फक रो पड़ा। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। फिर उमेश ने खामोशी तोड़ी। पापा मंदिर चले? उमेश ने मेरी उंगली पकड़कर बोला, हर पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी संतान उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखे, उसकी उंगली पकड़कर उठना सीखे, उसकी उंगली पकड़कर संभलना सीखे। 23 साल से इस सुख से वंचित रहा हूँ और आज जब उमेश ने मेरी उंगली पकड़ी, सालों के सब गिले शिकवे दूर हो गए। बाहर लॉन में पार्टी चल रही थी और पायल और उमेश अतीत की गहराइयों में डूबे हुए थे। पायल ने बताया कि जब उमेश पेट में था तो डॉक्टर ने बताया था कि मुझे बोन कैंसर है जो बढ़ता ही जा रहा है और वह मैक्सिमम 2 साल से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकती। इसके डर से मैं भी उससे अलग हो गई। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी नरक बन जाए, इसलिए खुद को मुझसे अलग करने का उसने फ़ैसला ले लिया और तलाक ले लिया। मगर जब उसके पेरेंट्स ने पायल को समझाया कि उसके पेट में उसका बच्चा है, उसे उसके लिए आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, तो वह खुद को मजबूत करने के लिए योगा, तरह तरह की एक्टिविटी में खुद को व्यस्त रखने लगी। इसी बीच पायल ने अपना इलाज विदेश में करवाने का निर्णय लिया और वह खुद बिल्कुल ठीक हो गई। 5 साल बाद जब फिर वह वापस भारत आई तो वह फिर से नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी। उमेश उस समय छोटा था। पायल ने उमेश को साथ लेकर अपने पेरेंट्स के यहाँ से अपना ऑफिस फिर से ज्वाइन किया। 5 साल बाद उसका ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया। लखनऊ आने के बाद कई सालों तक
पायल ने अपने ऑफिस का काम किया। एक रोज़ जब वह अखबार पढ़ रही थी तो मेरी कोचिंग पीआरजी स्टडी पॉइंट का ऐड देखकर नीचे मेरा नाम पड़ा तो वह खुद को रोक नहीं पाई। मेरे ऑफिस आई, मेरे बारे में शांति काकी और मीना से पूछताछ की। एक दिन उमेश को मेरे बारे में बताया और मेरी कोचिंग में पढ़ने भेज दिया। जब उमेश मेरे रूम पर गया तो उसने तभी मेरे रूम की दीवारों पर पायल और मेरी शादी की तस्वीरों को देखा, जिससे वह जान गया था कि मैंने अभी भी दूसरी शादी नहीं की थी। फिर उसने पायल को बताया और उसको समझाया। फिर हम दोनों साथ आए। ये थी मेरी और पायल की कहानी। आप लोगों की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।